हेलो तो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका इस नए वीडियो लेक्चर में। आज हम लोग कॉसी आयलर इक्वेशन के बारे में जो बात कर रहे थे पिछले वीडियो में, उसी को आगे बढ़ाएंगे और कॉसी आयलर इक्वेशन को और कुछ एग्जाम्पल के थ्रू समझने का प्रयास करेंगे। और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब भी डिफरेंशियल इक्वेशंस हम लोग सीखते हैं तो उसमें कॉसी आयलर इक्वेशन जो होती है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। उस पर जरूर आपको क्वेश्चन बनता है, अच्छे क्वेश्चन मिलते हैं इस पे। ज्यादा नंबर क्वेश्चन आपके पास यहाँ से पूछे जाते हैं। चलिए एक इक्वेशन, एक पहले होमोजीनियस का एक केस ले लेते हैं। तो होमोजीनियस के केस में हम मानते हैं कि मान लीजिए हमारे पास इस तरह से है एक्स स्क्वायर डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस फोर वाई इज इक्वल टू जीरो। मान लीजिए इस तरह से हमारे पास इक्वेशन है। तो अब होता क्या है, एक चीज हम जरा सा समझ लें कि जब आप डी वाई बाई डी एक्स कहीं लिख रहे होते हैं, इसमें y जो होता है ये डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, x जो होता है ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। ठीक है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब होता क्या है, लीनियर समझने के लिए कोई डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर है जिसका मतलब डी वाई बाई डी एक्स से y का मल्टीप्लीकेशन नहीं हो सकता, मतलब डिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव के साथ प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए। और लेकिन अगर हम सोचे इंडिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव के साथ प्रोडक्ट, तो ये एक्सेप्टेबल है। यहाँ पर देखो x का डी वाई बाई डी एक्स के साथ में डेरिवेटिव है, ओके एक्सेप्टेबल है, ये भी एक्सेप्टेबल है। तो ये जो एक खास तरह की इक्वेशन है, इन्हीं को हम कॉसी आयलर कॉसी इक्वेशन कहते हैं। यही हमारी आयलर कॉसी इक्वेशन है, जो कि जिसका कि हमें यूज करना है, जिसको हमें सॉल्व करना है। सॉरी, इसको हमें सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे? अब देखिए यहाँ पर एक जीनियसनेस है इन लोगों की, जिन्होंने कहा कि एक खास तरह का ट्रांसफॉर्मेशन है, आप यूज करेंगे। ट्रांसफॉर्मेशन ये है कि आप x को e की पावर z के फॉर्म में मानिए। z हमने एक यहाँ पर एक पैरामीटर की तरह से ले लिया है, जो जिसकी सहायता से हम अपनी इक्वेशन को, ये जो हमारी इक्वेशन, इसको एक खास तरह के इक्वेशन में कन्वर्ट कर ले जाएंगे और फिर उसको हम सॉल्व कर लेंगे। और जब सॉल्यूशन आएगा तो एक बार फिर से हम उसको वापस से जो हमारी कन्वीनियंट फॉर्म है उसमें हम इसको कन्वर्ट कर देंगे। चलिए, तो हमारे पास करना क्या है, x को e की पावर z मानना है, और साथ ही साथ इससे हम ये भी निकाल सकते हैं कि z इज इक्वल टू लॉग टाइम x हो जाएगा, ये हो जाएगा। और साथ ही साथ कुछ ट्रांसफॉर्मेशन हमें यहाँ पर करने हैं। जैसे एक ट्रांसफॉर्मेशन ये है कि सपोज आपके पास कहीं पर x टाइम डी वाई बाई डी एक्स है, x टाइम डी वाई बाई डी एक्स है, तो इसको आपको मानना है डी वाई। अब ये डी क्या है, या तो इसको डी को आप कहोगे, डी जो है वो डी बाई डी जेड है, यानी कि जो जेड माना है उसके टर्म में है, तो ये डी आप ले लोगे। उसी तरह से अगर एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर है, तो इसकी जगह पे आपको क्या मानना है, डी डी माइनस वन टाइम वाई। तो आप देखो जैसे जैसे यहाँ पे ऑर्डर बढ़ते जाएंगे यहाँ पर, वैसे ही डी के साथ डी माइनस वन का प्रोडक्ट हो गया। यानी कि अगर हम एक्स क्यूब डी थ्री वाई बाई डी एक्स क्यूब लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, डी डी माइनस वन डी माइनस टू टाइम वाई। इस तरह से हमारी ये सीरीज इंक्रीज करती रहेगी। तो अगर ऐसा हो रहा है तो जरा अपने क्वेश्चन को देखें, अपने क्वेश्चन को हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ लिखा है एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, यानी कि ये चीज पूरा लिखेंगे हम यहाँ लिखेंगे डी डी माइनस वन टाइम वाई प्लस, यहाँ लिखा प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स, तो एक्स डी वाई बाई डी एक्स लिखा जाएगा डी टाइम वाई माइनस फोर वाई इज इक्वल टू जीरो। तो आपके पास हो जाएगा डी स्क्वायर माइनस डी, वाई हम बाहर ब्रैकेट में ले रहे हैं, प्लस डी माइनस फोर, बाहर आ जाएगा y इज इक्वल टू जीरो, डी डी कैंसिल हो गया, तो आपके पास आ जाएगा डी स्क्वायर माइनस फोर टाइम y इज इक्वल टू जीरो। नाउ दिस इज अ डिफरेंशियल इक्वेशन जैसा कि हमने पहले निकाली है। तो आप लिखोगे द ऑक्सिलरी इक्वेशन, द ऑक्सिलरी इक्वेशन इज एम स्क्वायर माइनस फोर इज इक्वल टू जीरो, यानी यहाँ एम स्क्वायर हो जाएगा फोर, तो एम की वैल्यू हो जाएगी प्लस माइनस टू, तो एम की वैल्यू प्लस माइनस टू हो जाएगी। इस लिहाज से द कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या हो जाएगा, द कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इज, अब यहाँ पर y है, सोल्यूशन तो इसी में निकालना है, तो y इज इक्वल टू सी वन ई की पावर प्लस टू जेड, क्योंकि यहाँ याद रखो जो d है इसके अंदर d बाई डी जेड है, तो इसके टर्म में हमारे सोल्यूशन आएगा, और सी टू ई की पावर माइनस टू जेड। ओके, इस तरह से दो आ गई। अब आप कहोगे जेड में तो हमने हमने जेड तो यूज किया है, तो सी वन ई की पावर टू, और आप देखो जेड बराबर क्या हो जा रहा है,
जेड बराबर हो जा रहा है log x। ऐसे ही हो जाएगा c2 e की पावर -2 और ब्रैकेट में हो जाएगा log x। तो x तो आपके पास ओरिजिनली है, x तो आपके पास ओरिजिनली है, इसीलिए आपको यहाँ पर चीजों को कैसे समझना होगा। अब हम देखिए यहाँ पर क्या ऐसा लिख सकते हैं कि दिस इज दिस इज समथिंग। अब इसको हम ऐसे लिखे c1 e की पावर 2 2 log x है, तो ये हो जाएगा log x स्क्वायर, और ये हो गया c2 e की पावर प्लस log x की पावर -2। तो अगर हम ऐसा लिख पाए तो क्या हो जाएगा, e और log तो कैंसिल हो जाएंगे, तो c1 x2 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा c2 x की पावर -2। तो जैसे ऐसा होगा आपका सोल्यूशन यहाँ पर आ जाएगा। नाउ दिस इज द सोल्यूशन, y की वैल्यू इस तरह से आएगी, है ना। समझ रहे हैं ना, सीधा सा क्या, एक कन्वर्जन के साथ हम इस तरह की चीजों को कैलकुलेट कर रहे हैं। तो ये हमारा इसका सोल्यूशन हो जाएगा। चलिए एक और बढ़िया सा क्वेश्चन उठाते हैं, और एक क्वेश्चन नंबर हम 2 आज का कर रहे हैं। और क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास कुछ इस तरह से है कि एक्स स्क्वायर d2y बाई डी एक्स स्क्वायर है, -3 टाइम एक्स dy बाई डी एक्स है, प्लस 4 टाइम y है, इज इक्वल टू 0 है। तो आप शुरुआत करोगे पुट जेड x इज इक्वल टू e की पावर z, and d is d by dz, so x dy by dx। इस फॉर्मूला है एक तरह से, इसको एक आध बार लिख लीजिए ताकि आपके पास रहे याद में। और एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, जितनों का यूज करना है कम से कम उनको तो एक बार अपने सामने लिख लो। सो द गिवन इक्वेशन बिकम, बिकम्स कैसे हो जाएगी, तो हमारी ये गिवन इक्वेशन है, तो ये हो जाएगा d -1 टाइम y -3 dy प्लस 4y इज इक्वल टू 0। ठीक है ना, यहां पर आपने सारी वैल्यूज रख दी। तो डी स्क्वायर -3d प्लस 4, क्यों ऐसा क्या किया आपने, बाहर y ले लिया, 0 हो गया। तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर -4 टाइम डी प्लस 4 वाई इज इक्वल टू 0। अगर इसको देखो तो ऐसा लग रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab। तो अगर हम ऐसे लिखें डी स्क्वायर -2 टाइम 2d प्लस 2 का स्क्वायर, तो ये हमारी इक्वेशन इस तरह से लिखी हुई है। यानी कि ये ए स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर लिखा हुआ है। तो ऊपर का जो पूरा टर्म था ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर है। तो इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन, खैर ये तो हमने ऐसे ही कर दिया। व्हाट शुड आई, हमें लिखना क्या चाहिए, जस्ट नहीं, गड़बड़ कर रहे हैं, इसको ऐसे रहने दें, ये हो गया। तो कहाँ रुकना चाहिए हमें, इस जगह पर हमें ये दो आखिरी की दो लाइनें यहाँ पर हटा देनी चाहिए, क्योंकि डी है ना, डेरिवेटिव के साथ है। तो अब आप यहाँ लिखोगे द ऑक्सिलरी इक्वेशन इज is m -2 a minus b का होल स्क्वायर। तो m इज इक्वल टू 2, 2 रूट है इसके, m के 2 रूट निकल के आए यहाँ पर। अच्छा, अगर ऐसा है तो इसकी कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या होगा। सो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन याद करो, जब हमारे पास 2 रूट होते हैं तो c1 प्लस c2। अच्छा, c1 प्लस c2, चूंकि यहाँ पर अगेन जो कैपिटल डी है वो डी बाई डी जेड है, तो अभी है जेड के टर्म में रहेगा। ये हमेशा ध्यान रखने वाली बात रहे कि आपके पास 2 टाइम जेड रहेगा, कभी एक्स नहीं आएगा। एक्स तभी आएगा जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे। तो अगर ऐसा आ रहा है तो अब आपके पास क्या आ जाएगा, तो जेड बराबर क्या है, देखो यहां से हमने लिखा था सिंस जेड इज इक्वल टू लॉग टाइम एक्स, तो आपके पास आ गया c1 c2 log x
e की पावर 2 z इज इक्वल टू log x, और ये मैं यहाँ पे अगर इसको 0 2 हटाऊं तो एक्स स्क्वायर कर दूं, log e कट जाएगा तो ये आ जाएगा c1 c2 log x, और मल्टीप्लाई हो जाएगा एक्स स्क्वायर। देखिए प्यारा सा इक्वेशन सॉल्यूशन हमारे सामने मौजूद है। दिस इज वेरी वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन। ठीक है, तो दो सवाल हम लोग निपटा चुके हैं। यहाँ पर थोड़ा सा ट्रिकी सा सवाल करते हैं। ट्रिकी मतलब थोड़ा लंबा सा, थोड़ा लगे कि हाँ मेहनत वसूल करते हुई एक इक्वेशन को लिखते हैं। चले, तो एक हम थोड़ा लंबा चौड़ा सा सवाल ले रहे हैं, रंग बदल देते हैं थोड़ा सा। तीसरा क्वेश्चन हरे रंग का। हरे रंग का क्वेश्चन ये कहता है कि एक्स क्यूब d3y dx क्यूब प्लस 2x स्क्वायर d2y dx स्क्वायर प्लस 3x dy बाई dx मान लो -3y इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन। मानते हैं कि x इज इक्वल टू ई की पावर z, तो इसका मतलब है कि z जो है वो log ऑफ x के बराबर है, और ये मालूम है कि जो ऑपरेटर है वो d बाई डी जेड के बराबर होता है। और कुछ चीज़ें जो हमें मालूम है वो है x dy बाई डी एक्स जो है दिस इज़ d ऑफ y, x स्क्वायर d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इज़ d टाइम d माइनस 1y, and x cube d3y over dx cube is d टाइम d minus 1 d minus 2y, ये होता है। सो वी गेट, देखें क्या हो जाएगा। पहला टर्म जो है दैट इज d माइनस 1 d माइनस 2y प्लस 2 टाइम d माइनस 1y, इसका था। तीसरा टर्म होगा 3 टाइम dy माइनस 3y इज इक्वल टू 0। तो इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो ऐसा करते हैं, ये हो जाएगा डी स्क्वायर माइनस डी ब्रैकेट में d माइनस 2 प्लस 2d स्क्वायर माइनस 2d प्लस 3d माइनस 3 ब्रैकेट के बाहर y। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, जरा इसको मल्टीप्लाई करके देखें तो जाएगा d क्यूब माइनस 2d स्क्वायर माइनस 2d प्लस ना d माइनस 2d, ये जाएगा माइनस d स्क्वायर प्लस 2d स्क्वायर माइनस 2d प्लस 3d माइनस 3y इज इक्वल टू 0। 2d स्क्वायर कैंसिल, 2d कैंसिल, तो हमारे पास बचेगा जस्ट डी क्यूब माइनस डी स्क्वायर प्लस 3d माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है ना, ये आपके पास आ गया। देखें कुछ कॉमन लेने से बात बन पाएगी, तो आप देखो d ले लो, डी स्क्वायर माइनस नहीं डी स्क्वायर ले लो, डी स्क्वायर ले लोगे तो d माइनस 1 हो जाएगा, प्लस 3 ले लोगे यहाँ बाहर तो d माइनस 1 आपके पास बचेगा। तो ये आपको मिलेगा d माइनस 1 कॉमन ले लिया तो यहाँ बचेगा d स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ एक तो रूट हो जाएगा 1 और एक रूट हो जाएगा, d स्क्वायर बराबर हो जाएगा माइनस 3, तो d बराबर हो जाएगा प्लस माइनस 3i। तो आपके पास कितने रूट है, 3 रूट आ गए। कौन से, 1 प्लस, अब इसको ऐसे लिखे अगर हम तो 0 प्लस 3i और 0 माइनस 3i। क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हमने रूट को अल्फ़ा प्लस आई बीटा के फॉर्म में लिखा है। जब हमारे पास इस तरह से स्थिति आती है तो हमारी जो ऑक्सिलरी इक्वेशन का सलूशन बनता है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन जो होता है वो होता है c1 e की पावर 1 है तो इसके लिए 1 टाइम z प्लस e की पावर अल्फ़ा 0 हो जाएगा। फार्मूला वो होगा e की पावर अल्फ़ा x बनता है, फिर c2 cos
एक्स प्लस C3 साइन ए एक्स या बीटा एक्स, अगर से बीटा यहाँ पे जो भी होगा बीटा टाइम एक्स, यहाँ बीटा टाइम एक्स। याद करिए कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालने का तरीका हमारे पास है, तो e⁻0 और C2 हो जाएगा कॉस बीटा कितना है, बीटा यहाँ अंडर रूट आ जाएगा ना, हाँ बीटा आ जाएगा √3 टाइम, अब चूँकि ये y है तो z के टर्म में होगा, तो 3 टाइम जो होगा ये z के टर्म में होगा, तो ये कितना हो जाएगा 3z प्लस C3 साइन √3z। अब अगेन z तो हम x के टर्म में लिख चुके हैं, उसको हम लिख सकते हैं, तो ऐसा करोगे तो ये हो जाएगा C1 e⁻z, यानी e⁻z बराबर क्या होता है log x, तो e और log कैंसिल हो जाएगा, तो सीधे हम यहाँ पर लिख देते हैं C1x, और e⁻0 तो 1 हो जाएगा, और यहाँ आ जाएगा C2 cos √3 log x प्लस C3 sin √3 log x। ओके, सो दिस इज द आंसर, ये हमारा पूरा आंसर है। चूँकि होमोजीनियस है तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ही है जो कि इसका आंसर होगा, तो दिस इज आवर आंसर। डन, चले बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, वो मैं लिख दे रहा हूँ, x³ d3y/dx³ और प्लस 3x² d2y/dx² माइनस 2xd, या इसको हम ऐसे लिखें dy/dx, ऐसे लिखें 2x dy/dx प्लस 2y इज इक्वल टू 0। तो x³ है प्लस 3x² है माइनस 2x है, ये लेट मी चेक, ओके x² ठीक है यहाँ है, ओके तो वही है, पुट x इज इक्वल टू e⁻z या z इज इक्वल टू log x, और तो अब सीधे यहाँ पर लिख सकते हैं, सो द इक्वेशन गिव्स क्या हो जाएगा, x³ है ना, तो d-1 d-2, देखो यहाँ d के 3 प्रोडक्ट होंगे, क्यूब आ जाए, प्लस 3 टाइम d-1 माइनस 2 टाइम x dy/dx d, और प्लस dy भी रहेगा, यहाँ dy भी रहेगा, यहाँ भी y रहेगा, और प्लस 2y इज इक्वल टू 0। तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो जाएगा d² माइनस d ब्रैकेट में d-2, चलो बाहर ले लेंगे कुछ y को, और प्लस 3d² माइनस 3d माइनस 2d प्लस 2 ब्रैकेट में y बराबर 0। तो यहाँ से आपके पास हो जाएगा d³ यहाँ गया माइनस 2d² माइनस d² प्लस 2d, ओके तुम्हें चेक, बहुत तेज़ी से ना हम निकल जाएं आगे, तो माइनस d, ओके प्लस 3d² माइनस 3d माइनस 2d प्लस 2, सॉल्व करें तो ये जाएगा -3 और ये +3, तो कैंसिल हो जाएगा, और ये हो जाएगा +2, ये -2 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, d³ माइनस 3d प्लस d³, स्क्वायर कोई टर्म नहीं बचा, ठीक है, तो ये कितना बचेगा 2, दिस इज y इज इक्वल टू 0। अब इसको कैसे सॉल्व करें, और यहाँ देखना पड़ेगा 3, ठीक है, तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। अब इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन कैसी होगी, तो द ऑक्सिलरी equation is, okay, the auxiliary equation is m³ minus 3m plus 2 is equal to 0। अच्छा देखो यहाँ बीच में एक पावर का लॉस है, m³ है, m² नहीं है।
अब एम स्क्वायर ना होने की वजह से इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो चलें इसका तरीका देखें। कौन सी इक्वेशन m बराबर अगर हम यहाँ 1 रख दें तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 2, तो ये इसको हाँ यानी कि m इज इक्वल टू 1 जो होगा वो इसका एक रूट होगा, इतना तो हमें मालूम चल गया है। तो अब हम रफ में क्या करेंगे जरा देख लें। अब हम रफ में ऐसा करेंगे कि आपने लिख लिया m-1 तो एक फैक्टर होगा, क्योंकि m1 है ना, तो m-1 फैक्टर होगा, तो m-1 ये आपने रख दिया। अब m स्क्वायर लोगे तो जाएगा m क्यूब माइनस m स्क्वायर, लेकिन चूंकि यहाँ पर m है नहीं तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर m से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये हो जाएगा प्लस m स्क्वायर माइनस m, और फिर यहाँ पर क्या कर दें, -2 से कर दें, तो जाएगा -2m प्लस 2, तो ये m कट गया और ये -3m, तो m क्यूब भी दिख गया, इनसे हमें -3m दिख गया, इससे 2 दिख गया, तो यानी कि हमारी इक्वेशन कुछ ऐसे हो गई। सो आप ऐसे लिखोगे, दिस इक्वेशन में फैक्टराइज एज, कैसे फैक्टराइज कर सकते हैं, देखिए इसको फैक्टराइज आप कर सकते हो इस तरह से कि ये हो जाएगा m-1 और यहाँ हो जाएगा m स्क्वायर प्लस m-2 इज इक्वल टू 0। इसको जो ये m-1 बाहर आ गया, तो अब ये हुआ। अच्छा, इसको हम कैसे फैक्टराइज कर सकते हैं, अब जरा इसको देखें। इसको फैक्टराइज करने का तरीका क्या हो सकता है, ए स्क्वायर अंडर रूट 2, इसको फैक्टराइज कैसे करेंगे, m-1 तो है, तो दो, अब इसको ऐसे कर सकते हैं क्या, m-1 है और इसमें करें m स्क्वायर और कर दें 2, तो 1 2 एक मिनट, ये ऐसे करें, इसको ऐसे कर सकते हैं, तो इसको कर दें 2 - 1 m-2, तो ऐसा करने से हमारे पास m-1 तो है, ठीक है। यहाँ देखें, यहाँ हो जाएगा m स्क्वायर प्लस 2m माइनस m-2 इज इक्वल टू 0, तो जाएगा m-1 और यहाँ से जाएगा m+2, यहाँ -1 m+2 0, तो जाएगा m-1 m+2 m-1 0। तो भाई 3 रूट हमारे 3 फैक्टर्स क्या क्या आए जरा देख लेते हैं। तो बच्चों हमारे 3 फैक्टर जो हैं वो आ जाएंगे m-1 m+2 इज इक्वल टू 0, है ना। तो रूट क्या आ गए, सो m इज इक्वल टू 1 -2, thus the complementary function is y is equal to c1 plus c2 z, अगेन याद रखिएगा e की पावर z बिकॉज 1 टाइम z है, प्लस c3 e की पावर -2z। तो अगर ये ऐसा है तो आप लिखोगे c1 प्लस c2 log x e की पावर log x प्लस c3 e की पावर -2 log x। तो y इज इक्वल टू c1 प्लस c2 log x, ये हो जाएगा x, प्लस यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इसको लिख सकते हो c3 e की पावर log x की पावर -2, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा x पावर -2। तो हमारे पास फाइनल सोल्यूशन है c1 c2 log x टाइम x प्लस c3 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो इस प्रकार से प्यारों, इस प्रकार से हम अपनी ये इक्वेशन सोल्यूशन पा जाते हैं। तो ये हमारा फाइनल सोल्यूशन आ गया है, ऑलमोस्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड सा है यहाँ पे।
तो ये तो एक क्वेश्चन हो गया। चलिए एक और क्वेश्चन लगाते हैं, ये बड़ा बढ़िया सा क्वेश्चन है। देखो एक चीज़ हमेशा मैं आपको बता दूं, मैं जितने क्वेश्चन यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ, पिछले वीडियोस में सॉल्व किया हूँ, ये सब वो क्वेश्चन है जो आपके एग्ज़ाम में या तो आए हैं डायरेक्टली या नंबर के बदलाव के साथ आए हैं। तो इन प्रश्नों को मैं इस तरह से आपको करा रहा हूँ कि ये कभी ना कभी पिछले 10 साल अब जो मेरे पास अनसॉल्व हैं, हो सकता है मार्केट में वहाँ तक ना हो, चूँकि हम पहले से भी 15 साल से जो हम पढ़ा रहे हैं, तो अनसॉल्व वगैरह जो है हमारे पास, या जो हमारे पास क्वेश्चन टिक हैं हम जो जब से पढ़ा रहे हैं ये सब, तो उस हिसाब से मैंने आपको एक मोटा माटी अंदाज़ा आपको बताया है कि लगभग इस तरह के क्वेश्चन हैं जो आते जाते रहते हैं। तो आप समझिए ये ऐसे क्वेश्चन हैं जिसमें नंबर चेंज हो जाएंगे, कहीं प्लस माइनस चेंज हो जाएगा, कुछ फैक्टर उधर उधर चेंज हो जाएगा। तो आपको तरीका सीखना है, क्योंकि आप सवाल कहाँ तक रट पाओगे। आप सोचो, हम आपको इस तरह के पिछले 10 सालों में 150 किस्म के सवाल आ चुके हैं, और जो क्वेश्चन पेपर बना रहे हैं उनके ऊपर भी दबाव तो है नहीं कि भाई वही हमें पूछना है जो कि पिछले 5 सालों में पूछा जा चुका है। ऐसी व्यवस्था तो है नहीं यहाँ पर। तो इस लिहाज से आपको ये समझना होगा कि आपको तरीका करना है। देखो ये मैथमेटिक्स जो है, ये एक रात पढ़ के समझने वाला विषय है ही नहीं, ये कतई नहीं है। कर रहे हो तो गलत कर रहे हो, सोच रहे हो तो और गलत सोच रहे हो। इस विषय में लगना पड़ेगा, एक कला सीखनी पड़ेगी। तो इसीलिए आपको कोशिश करनी है कि आप ये प्रयास जो है, प्रैक्टिस जो है, उसको बनाए रखें। अब की बार देखो हमारे पास राइट हैंड साइड में कुछ है जो कि नॉन होमोजीनियस है। इस टर्म होने की वजह से ये नॉन होमोजीनियस एलिमेंट आ गया। कोई क्वेश्चन के अंदर 0 होता तो होमोजीनियस हो जाता। तो वही कहानी वैसे ही रखेंगे, x बराबर ई जेड, पुट x इज इक्वल टू ई जेड, यानी z इज इक्वल टू लॉग टाइम x, और हम हमेशा मान रहे हैं कि dy बाई डी जेड इज़ d, और x dy बाई डी एक्स इज़ द होल फैक्टर d ऑफ y। ओके, एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज डी माइनस 1y। आप कह रहे हो सर इसको बार बार क्यों लिख रहे हो, चूँकि लिखना ज़रूरी है, ये चीज़ लिखनी ज़रूरी है, क्योंकि इसी को आप यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करोगे। सो द इक्वेशन बिकम्स, अभी इक्वेशन जो बनानी है, तो अभी पहले तो हम इसका ऐसा करेंगे कि होमोजीनियस पार्ट देखेंगे। सबसे पहले तो हम इसका होमोजीनियस पार्ट देखेंगे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन को बनाने के लिए, यानी कि हम उसका ऑक्सिलरी इक्वेशन पहले बनाएंगे। तो ये हो जाएगा डी माइनस 1 टाइम वाई प्लस वाई इज इक्वल टू 3, एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा e की पावर 2z। तो डी स्क्वायर माइनस डी प्लस 1, डी स्क्वायर माइनस डी इज इक्वल टू दिस 3 e की पावर 2z, यहाँ आ गया। तो अब लिखेंगे द ऑक्सिलरी इक्वेशन इज m स्क्वायर माइनस m प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो अब यहाँ पर इसे 1 इंटू 1, तो ये अब यहाँ पे मामला फंस गया, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन है तो ये उस तरह से 3 स्टेप ब्रेक नहीं हो पाएगा। इसके लिए हम श्रीधराचार्य मेथड से इसको सॉल्व करेंगे। तो आप लिखोगे कंपेयर द इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 1 मान लें, इक्वेशन 1 विद ax स्क्वायर bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास रूट क्या आ जाएंगे, m इज इक्वल टू, अब अगर तुलना करोगे तो b की जगह पे क्या है -1, तो ये हो जाएगा माइनस b होता है, तो +1 प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 1 4ac। अब यहाँ c भी 1 है, a भी 1 है, तो ये जाएगा 4/2, तो जाएगा 1 प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 3/2, यानी कि m बराबर हो जाएगा 1 प्लस माइनस i√3/2, यानी कि 1/2 प्लस माइनस अंडर रूट 3/2 टाइम i, ये आ जाएगा हमारे पास। तो हमारे पास जो m है वो रूट के उसके रूट आ गए। सो y इज इक्वल टू क्या हो गया, c1, खैर e की पावर अल्फ़ा x होता है तो 1/2, लेकिन z होगा अगेन बिकॉज d बाई डी जेड इज़ d। तो ये जितना d में ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाई है आपने, उसमें z है हमारा वेरिएबल, और यहाँ पर जाएगा c1 cos बीटा √3/2z, ठीक है, c3 sin √3/2
जेड, ये हो गया। कन्वर्ट कर लेते हैं अपने हिसाब से, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू ई की पावर 1/2 log x और इंटू C1 cos √3/2 log x प्लस C3 sin √3/2 log x, ये हो गया। अगर हम देखें ये पावर है, इसको x पे कर दो, x हाफ हो जाएगा, e log से कट जाएगा, तो y बराबर x की पावर हाफ यानी √x C1 cos √3/2 log टाइम x प्लस C3 sin √3/2 log टाइम x। लेकिन ये पूरा सोल्यूशन हमारा नहीं है। पूरा सोल्यूशन इसलिए नहीं है बच्चों क्योंकि ये तो सिर्फ उसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है, और आपको आगे जाके निकालना क्या है, इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के लिए क्या तरीका होगा, अभी आप लिखोगे फॉर पी आई, आप क्या करोगे, आपके पास जो टर्म है वो है डी स्क्वायर माइनस डी प्लस 1, और आपका जो इनहोमोजीनियस वाला पार्ट है दैट इज़ व्हाट, ये है आपका, ये वाला टर्म है 3 टाइम e टू द पावर 2z। ओके, तो ये है हमारे पास, तो ये 3 टाइम e टू द पावर 2z। अब याद करो फॉर्मूला क्या है, से अगर 1 एफ डी ई की पावर ए एक्स होता है तो इसको लिख सकते हैं 1/f(a) ई की पावर ए एक्स, बशर्ते एफ ए जीरो नहीं होना चाहिए। तो पहले तो आप जरा रफ में देख लो इसको, कहीं जीरो तो नहीं हो रहा है। ऐसे 1/d स्क्वायर माइनस डी प्लस 1 है, और ई की पावर 2 टाइम जेड है, यानी ए की जगह पे 2 है, तो जरा रखो, तो 1/2 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1 इज इक्वल टू e2z। देखो अब ये है, ये जीरो तो नहीं हो रहा है, तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4, क्या होगा 4 माइनस 2, 2 प्लस, नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो चलिए ठीक है, तब तो हम कर देते हैं। तो 3 टाइम 1/2 स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1 इज ई की पावर 2 टाइम जेड, तो ये जाएगा 4 में से 2 गए 2, एक आया 3, तो ये इसको कटे 2 किया, ये से जुड़ा 3 किया, 3 यहाँ 3 से कट जाएगा, तो आपके पास बचेगा e की पावर 2z, यानी e की पावर 2 टाइम log x, यानी e की पावर log x स्क्वायर, यानी कि ये कैंसिल हो गया तो बचेगा x स्क्वायर। ओके, सो हमारे पास अल्टीमेटली फाइनली कंप्लीट सोल्यूशन क्या निकल के आया, कंप्लीट सोल्यूशन है y बराबर, अब देखो हम हो जाएंगे √x C1 cos 3/2 log x C3 3/2 log x प्लस x स्क्वायर। तो इस प्रकार से हमारा पूरा का पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन यहाँ पर हमारे सामने आ गया, ठीक है ना। तो देखा आपने, स्टेट था इक्वेशन, और इस तरह से आप इसको क्रमबद्ध तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलो भाई, अब हम एक सवाल और कर लेते हैं, फिर आज की सभा को समाप्त करते हैं। तो एक सवाल कुछ हम इस तरह से नोट कर लेते हैं, ये देखते हैं, ये कुछ सवाल हमारे पास कुछ ऐसा है, क्वेश्चन है कि x³ d3y/dx³ प्लस x² d2y/dx² इज इक्वल टू x, ये है। तो यहाँ पर आपको x बराबर EZ मानना है, यानी z बराबर log x मानना है, d/dz को आपको कहना है ये ऑपरेटर d है, तो यहाँ हो जाएगा d-1 d-2, जितने x पे पावर होगी उतने d आपको लिखने हैं प्रोडक्ट में y, फिर यहाँ पर d-1 इज इक्वल टू एक्स वाई, तो ये हो जाएगा d² माइनस d-2 प्लस
डी स्क्वायर माइनस डी और आपने बाहर वाई कर दिया बराबर एक्स। तो ये जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे डी क्यूब माइनस 2d² माइनस डी स्क्वायर प्लस 2d प्लस डी स्क्वायर माइनस डी वाई इज इक्वल टू एक्स। तो ये जाएगा -2 -3, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो और 2 है, ये 1 है, तो यहाँ बचेगा डी क्यूब माइनस 2d²। ओके, और क्या बचेगा? और क्या बचा? देखिए 2d डी है ना, प्लस डी स्क्वायर 2d डी वाई बराबर एक्स। यहाँ पर डी क्यूब है, सॉरी ये है। यहाँ पर अगर हम डी बाहर ले लें तो ये जाएगा डी स्क्वायर माइनस 2d प्लस 1 वाई बराबर 0, सॉरी वाई बराबर एक्स। तो अब हमारे सामने सवाल ये होता है कि कौन सी इसके ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होगी। तो इसमें आप लिखोगे द ऑक्सिलरी इक्वेशन इज, चलो यहाँ लिख लेते हैं, यहाँ लिख लें तो ये जाएगा m टाइम m स्क्वायर माइनस 2m प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो एक तो सीधा दिख रहा है कि m बराबर 0 है, और दूसरा दिख रहा है कि m स्क्वायर माइनस 2m प्लस 1 ये जो है ये हमारा 0 के बराबर है। ये दो हमें दिख रहे हैं। तो अगर हम इसको देखें, इसको फैक्टर करें तो ये हो जाएगा m स्क्वायर माइनस 1 1 जा 1, तो 1 प्लस 1 m प्लस 1 हो जाएगा m स्क्वायर माइनस m प्लस 1 बराबर 0। यहाँ से m कॉमन ले लोगे, m माइनस 1 कॉमन ले लोगे, m माइनस 1 0, तो जाएगा m माइनस 1 0। अरे यार वही है फालतू काम। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab का सीधा सा फार्मूला है। आदत कभी कभी क्या हो जाता है ना कि हमें सब बिल्कुल हाई फाई सोचने की आदत पड़ जाती है, नज़र पास की चीज़ें दिखती नहीं। खैर, तो m बराबर 0, m बराबर 1 1, ये 3 रूट आ गए। अगर ये 3 रूट आ गए तो आपकी ऑक्सिलरी इक्वेशन का कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसे होगा? सो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हो जाएगा y इज c1 e की पावर 0 टाइम z प्लस c2 प्लस c3 z e की पावर z। तो यहाँ बचेगा c1 प्लस c2 c3 log x e की पावर log x, और वो हो जाएगा, ये log कट जाएगा तो ये बचेगा c1 प्लस c2 प्लस c3 log x। तो ये तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हो गया। पर्टिकुलर इंटीग्रल का देखिए खेल क्या होता है। अब यहाँ पर आप क्या लिखोगे? द पर्टिकुलर इंटीग्रल। अब पर्टिकुलर इंटीग्रल में एक चीज़ इसमें आपको ध्यान रखने वाली बात ये होगी कि हमारे पास तो उस तरह से था ना कि d1 और d1 d2 इस तरह से था, मतलब मैं लिखना चाहता हूँ तो ये हो जाएगा 1 अपॉन क्या था d टाइम, अरे भाई ऊपर जाएं और देखें d स्क्वायर माइनस 2d प्लस 1, d स्क्वायर माइनस 2d प्लस 1 e की पावर व्हाट, e की पावर x है। अरे देखो यहाँ मैंने नहीं कन्वर्ट किया, यहाँ क्या होगा इस जगह पर जितना x है इसको e की पावर z कर देना। ये छूट रहा था मुझसे, प्लीज़ को ठीक कर दीजिएगा। x की जगह पे आप e की पावर z करिए, क्योंकि हर चीज़ z में है ना d, तो यहाँ हो जाएगा e की पावर z। अब देखो यहाँ हमें एक लॉजिक लगाना है। हम कहते हैं 1 अपॉन डी इज़ बेसिकली इंटीग्रल। अगर कहीं इंटीग्रल करना है तो उसको आप कहोगे 1 अपॉन डी, डिफरेंशिएशन का उल्टा। तो इसका मतलब है कि 1 अपॉन डी स्क्वायर माइनस 2d प्लस 1 और 1 बाई डी ई की पावर z। तो यानी इसका मतलब है कि आप e की पावर z का इंटीग्रेशन कर दो, बट कोई वहाँ पर कांस्टेंट नहीं यूज होगा। हमें मालूम है e की पावर z का इंटीग्रेशन भी e की पावर z ही होगा। तो अल्टीमेटली आपके पास होगा कि डी स्क्वायर माइनस 2d प्लस 1 के बाद यहाँ जो कुछ आएगा e की पावर z है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस जगह पर
बदलाव हो सकते हैं और क्वेश्चन टेढ़ा हो सकता है। यहाँ कोई ऐसा साइन कॉस दे दे तो जैसे आप उसका इंटीग्रेशन करोगे साइन कॉस में या कॉस साइन में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस साइन उस हिसाब से आपको यूज करना पड़ेगा। यहाँ पर सरलता है आपके पास कि आपको e की पावर z है, कोई a नहीं, कोई डिवाइड वगैरह करना पड़ता, तो फिलहाल ऐसा हो गया। अब जरा देखो e की पावर z है, यहाँ a कितना है, a यहाँ 1 है। एक बार जरा रख के देखो कहीं जीरो तो नहीं हो रहा है, क्योंकि फॉर्मूला हम लगाएंगे 1/fd e की पावर ax इज इक्वल टू 1/fa e की पावर ax, ये हमें फार्मूला लगाना है। लेकिन जब देखिए अगर हमने 1 रखा तो ये हो जाएगा 1 स्क्वायर का 1 माइनस 2 प्लस 1, तो ये हो जाएगा कट के 0, यानी कि यहाँ भाई fa 0 हो जाएगा। ऐसी स्थिति में आप क्या करते हो, ऐसी स्थिति में हमने आपको बताया है कि आप z से मल्टीप्लाई करो और इस पूरे टर्म को डिफ्रेंशिएट कर दो, तो 2d माइनस 2 और वो 0 हो जाएगा, तो इतना हो जाएगा e की पावर z। अब फिर से एक बार z बराबर 1 रख के देखो कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है, अब यहाँ 2 बाहर निकाल सकते हो, वो निकल जाएगा। कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है कि यहाँ फिर से 0 हो रहा है, तो आप जैसे ऐसा करते हो तो 2 इंटू 1 माइनस 2 फिर से 0 हो गया। तो अब क्या करोगे, एक बार फिर से z से मल्टीप्लाई करोगे तो z स्क्वायर हो जाएगा, डिफ्रेंशिएट करोगे केवल 2 बचेगा और e की पावर z वैसे का वैसा रहेगा। ठीक है ना, तो ये आपके पास आंसर क्या आया, z स्क्वायर बाई 2 e की पावर z, यानी कि log x का होल स्क्वायर बाई 2 और e की पावर log x। तो ठीक है, यही है हमारा आंसर। अगर हम मतलब सीधे तौर पे इसी को रख देते हैं, इसी को आंसर अपना मान लेते हैं, तो इस तरह से आप क्या करोगे, खैर ये तो x आ ही जाएगा, तो ऐसा हो जाएगा कि आपके पास अगर इसको हम रखें तो y बराबर कहाँ गया, y बराबर c1 कांस्टेंट है, c2, तो y बराबर, इसको मैं नीचे कर देता हूँ, तो अल्टीमेटली मेरे पास आया y बराबर c1 और यहाँ आ जाएगा ब्रैकेट में c2 प्लस c3 log x, और बाहर क्या आ जाएगा, बाहर था x प्लस ये जाएगा x बटे 2, या फिर ये x बचेगा यहाँ से, ये x ये 2 कर दो तो x बटे 2 log x की स्क्वायर, log x का स्क्वायर। तो इस प्रकार से हमने इस इक्वेशन का कॉची ऑयलर टाइप जो इक्वेशन है इसको सोल्यूशन हमने यहाँ पर कैलकुलेट कर लिया। तो बच्चों ये है हमारे पास कुछ क्वेश्चन जो कॉची ऑयलर मेथड से सॉल्व होते हैं, इतना पर्याप्त है। इसके बाद और भी क्वेश्चन आप अपनी टेक्स्ट बुक से ज़रूर यूज करिएगा, उनको लगाइएगा। आने वाले क्लासेस में अगली क्लास जो होगी उसमें हम साइमल्टेनियस इक्वेशंस कैसे सॉल्व की जाती हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन का वो हिस्सा करेंगे। तो आज मैं कहूँ तो आज मैंने अभी तक जितना हम लोग पढ़ चुके हैं यूनिट नंबर 1 से, अगर इतना भी आप तैयार कर लेते हो तो 70 से 80% चांस है कि आपको इन्हीं में से ही क्वेश्चन मिल जाए, मतलब इन्हीं तरीकों में से। अभी हमारे पास साइमल्टेनियस और कांस्टेंट कोएफिशिएंट ये सब कुछ टॉपिक बचे हैं, उनको कर लोगे तो आपके और बहुत चांसेस बढ़ जाएंगे। लेकिन एक खास बात आप देख रहे हो कि जितना भी कुछ हमने पढ़ा है उसमें हमने कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, पर्टिकुलर इंटीग्रल को ही अलग अलग तरीक़ों से निकाला है। तो ये जो रूल है ये अगर आपको याद है और आप इस रूल की अच्छी तरह से थोड़ा सा जानकार हो गए, प्रैक्टिस हो गए हो, तो आप इस यूनिट में आने वाले 100% क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। बस थोड़ा सा क्या होगा ना, शुरुआत इस ऑक्सिलरी इक्वेशन तक बनाने तक सारी विधि है, सिंपल तरीके से बन जाए या कॉची मेथड्स के थ्रू बने, या डिफरेंशियल इक्वेशन को, साइमल्टेनियस इक्वेशन को जैसे आप लीनियर इक्वेशन सॉल्व करते हो वैसे सॉल्व करके फिर ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाओ। अल्टीमेटली आपको ऑक्सिलरी इक्वेशन बनानी है और उसके बाद नॉर्मल तरीके से सॉल्व कर देना है। तो यहाँ पर आप जितने तरीके सीखोगे उसमें या तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन सीधे सीधे दिखेगा या हम उसको कन्वर्ट करेंगे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन में। यही हमने कॉची इंटीग्रल में किया, यही वेरिएशन ऑफ पैरामीटर में करेंगे, यही हम साइमल्टेनियस इक्वेशन में करेंगे, सब कुछ यही से ही करना है। तो आपको यहाँ पर इसकी प्रैक्टिस करते रहनी। ठीक है प्यारों, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। ओके सो बच्चों, अभी हम लोग के पास जो अगला टॉपिक है दैट इज़ द ऑर्डिनरी साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ये उसी सीरीज़ का एक अगला टॉपिक है जिसमें कि हम लोग बात करने वाले हैं ऑर्डिनरी साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। देखिए जैसे अगर हमारे पास एक इक्वेशन है, जैसे कि आपके पास यहाँ इक्वेशन दिख रही है, ये dx बाई डी टी माइनस 7x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, dy बाई डी टी माइनस 2x y और 0। यहाँ आपको एक बात ये समझनी है कि यहाँ t जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, y जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है, x यहाँ पर
कोई रोल नहीं प्ले कर रहा है, एक्स जस्ट एक वेरिएबल की तरह से इस्तेमाल हो रहा है। तो हमने यहाँ पर जो डी बाई डी टी है उसको एज अ ऑपरेटर डी मान लिया, और फिर जरा देखो तो ये हो जाएगा डी टाइम एक्स माइनस 7i प्लस वाई, और दूसरे वाले को हो जाएगा, और फिर हाँ फिर क्या हो जाएगा, अगर हम डी एक्स को कॉमन ले लें यहाँ से तो डी माइनस 7x प्लस वाई 0 ये हो जाएगा। तो इसी इक्वेशन को हमने सिंप्लीफाई कर लिया इक्वेशन नंबर 1 में। इसी तरह से इसको आप कह दो डी टाइम वाई, क्योंकि वाई तो यहाँ रहेगा, और फिर ये 2x है माइनस 5 प्लस माइनस 5y है, वाई वाले टर्म एक साथ ले लोगे तो डी माइनस 5y माइनस 2x, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो ये दो इक्वेशन हमने यहाँ पर बना ली हैं। अब जैसे हमने शुरुआत में सीखा है 8th क्लास 7th क्लास में, जब आप सीखते हो कि अगर आपके पास दो एल्जेब्रिक इक्वेशंस हैं जिसमें कि कुछ अननोन क्वांटिटीज़ हैं और उनको हमें कैलकुलेट करना होता है, तो हम पहले इक्वेशन को मल्टीप्लाई करते हैं, दूसरी इक्वेशन किसी चीज़ से मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि उस दौरान हम ये सोचते हैं हमें एलिमिनेट क्या करना है। तो जैसे अगर देखो तो यहाँ पर आपके पास y एक है, x है, यहाँ पर भी x है, y है। सपोज़ हमें इसमें से y को एलिमिनेट करना है। अल्टीमेटली आपका एम क्या है? अल्टीमेटली आपका एम ये है कि x की आपको एक वैल्यू निकालनी है और y की वैल्यू निकालनी है, ऐसी वैल्यू जो इन इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, बिल्कुल वैसे जैसे आप 7th क्लास में अलजेब्रिक इक्वेशन के साथ करते थे। तो चलिए फिर हम क्या करते हैं, ऐसा करने के लिए इक्वेशन 1 and 2 आर द साइमल्टेनियस इक्वेशन टू एलिमिनेट x मल्टीप्लाई एंड दिस। तो आप क्या करोगे, हमको यहाँ पर देखो बच्चों x एलिमिनेट करना है, तो x एलिमिनेट करने के लिए यहाँ 2x है, यहाँ d माइनस 7 है, तो क्या करेंगे यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये जाएगा 2 टाइम d माइनस 7 टाइम x, और इसको d माइनस 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो जाएगा 2x d माइनस 7। ये प्लस साइन के साथ होगा, ये माइनस साइन के साथ होगा, दोनों को ऐड कर देंगे। तो आपने जब मल्टीप्लाई किया तो पहली इक्वेशन जैसे थी आपके पास ये वाली, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो पूरी इक्वेशन में मल्टीप्लाई हुआ। दूसरी इक्वेशन को d माइनस 7 से मल्टीप्लाई किया तो पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई किया। उसके बाद जो कुछ भी आया तो आप देखें यहाँ पर इस जगह पे क्या आया, 2 था, और यहाँ पर क्या आया माइनस 2x था, तो दोनों को आपने ऐड कर दिया। इक्वेशन ऐड करने पे ये कैंसिल हो गया पूरा, तो आपके पास बचा d माइनस 7 d माइनस 5 टाइम y प्लस 2y 0। तो ये दोनों इक्वेशन को ऐड करके जो एलिमिनेट होना था वो एलिमिनेट हो गया, ये हमारे पास फाइनल इक्वेशन बन गई आकर के। अब इसमें जो d है इनको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई करोगे तो इस तरह से आपके पास ये पूरा टर्म आ जाएगा। अब आप देखो आपके पास क्या आ गई, वो डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई जो कि नॉर्मली हम लोग ने देखी है शुरुआत में। अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन में हम क्या करेंगे कि इसको सॉल्व करना शुरू करेंगे। तो भाई इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन बना लेंगे। तो यहाँ पे एक टर्म है जो मुझे लिखना चाहिए था, आप इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाओ। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन बनेगी m स्क्वायर माइनस 12d प्लस 37, ये आपकी ऑक्सिलरी इक्वेशन बन जाएगी। इस ऑक्सिलरी इक्वेशन का जो रूट होगा m, वो हो जाएगा, आप देखो अगर इसकी तुलना करोगे ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से, तो ए तो 1 है, बी है माइनस 12 और सी है 37। तो आपके पास फार्मूला है बी स्क्वायर माइनस, एक मिनट, डी बराबर मतलब रूट जो होगा वो होगा माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो वो चीज़ आप यहाँ रखोगे, और तो जब रखोगे आप तो इस तरह से सॉल्व करते हुए आप 6 प्लस माइनस आई के पास आ जाओगे। ये अल्फ़ा प्लस माइनस आई बीटा जैसा है, यानी अल्फ़ा की वैल्यू 6 है, बीटा की वैल्यू 1 है। तो हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसे लिखेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हमारा लिखा जाएगा y e की पावर अल्फ़ा टाइम t, क्योंकि यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, c1 cos बीटा t प्लस c2 साइन बीटा t और e की पावर अल्फ़ा t। अब अल्फ़ा की जगह पर आपके पास 6 है तो 6 टाइम t, c1 cos बीटा की जगह पे 1 है तो t c2 टाइम t। तो इस तरह से आपके पास वैल्यू आ गई y की। लेकिन हमने बताया था, मैंने आपसे बात की थी कि हमें सिर्फ y की वैल्यू नहीं चाहिए, हमें यहाँ x की वैल्यू भी चाहिए जो कि उस दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही होंगी। सो वी गेट रिलेशन फॉर y, वी एलिमिनेट x इन द इनिशियल स्टेप। हमने y की रिलेशन कैसे पाई, क्योंकि शुरुआत में ही हमने x को एलिमिनेट कर दिया था। बट दूसरा तरीका क्या हो सकता है, मान लो हम शुरू में चुनाव करते कि हम y को एलिमिनेट कर देते। अगर y को एलिमिनेट कर देते तो आज आप x की वैल्यू यहाँ पाते। तो ऐसा करने के लिए, यानी x की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम इसमें ये करेंगे, जैसे आप यहाँ पे देखो कौन सी इक्वेशन है, आप देखो ये वाली इक्वेशन है। तो इस इक्वेशन में आप डी वाई की वैल्यू रख दो और 5 और y की वैल्यू रख दो। y की वैल्यू आपने निकाल ली है,
उसको 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 5y की वैल्यू आ जाएगी। लेकिन अगर y के ऊपर d बाई डी टी ऑपरेट करोगे तो आप d टाइम y की वैल्यू निकालोगे। तो यही किया पहले हमने। पहले तो हमने y की वैल्यू यहाँ निकाल रखी है, इस y की वैल्यू पर d बाई डी टी ऑपरेट किया। d बाई डी टी ऑपरेट करना बहुत आसान है, एक्सपोनेंशियल के टर्म है, कॉस के टर्म है, साइन के टर्म है। आप देख लीजिएगा कैसे करने हैं, वो आपको यहाँ पर एलिमिनेट हो, मतलब वो डिफ्रेंशिएशन पूरा यहाँ पर दिख जाएगा। आप यहाँ पर एक फंक्शन ये है t का और एक पूरा फंक्शन ये है, तो यहाँ पर दो फंक्शन है, ये फंक्शन t का है, ये फंक्शन t का है। ये फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन वाली थ्योरी लगेगी। तो पहले आपने फर्स्ट फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन किया, सेकंड फंक्शन को जस का तस रखा, फिर आपने फर्स्ट फंक्शन को जस का तस रखा, सेकंड वाले को डिफ्रेंशिएट किया, ये डिफ्रेंशिएट किए हुए टर्म है। उसके बाद देखो जो साइन के टर्म है, जो कॉस के टर्म, उनको एक साथ रखोगे तो इस तरह से कुछ सिंप्लीफाई हो जाएगा और अब आपके पास dy आ जाएगा। तो अब आप क्या करोगे, जो आपकी क्वेश्चन नंबर 2 थी उसमें dy की वैल्यू आपने यहाँ से उठा के रख दी, उसके बाद 5y की वैल्यू भी आपने पहले से उठा के रख दी। इन सबको सिंप्लीफाई करिए, कुछ नहीं करना है, सावधानी के साथ बस खाली देखते रहना है, कहीं कुछ छूटे ना, कहीं कुछ बार बार डबल काउंट ना हो जाए। और ये सब सिंप्लीफाई करते जाओगे तो आपके पास x की वैल्यू इस तरह से आ जाएगी। बहुत अच्छे क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छे नंबर देते हैं आपको, तो इनको आपको ध्यान से करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 कि dx बाई डी टी आपके पास है, dx बाई डी टी माइनस वाई इज इक्वल टू टी। तो t यहाँ इंडिपेंडेंट है, t यहाँ इंडिपेंडेंट है, ठीक है। dy बाई डी टी है, x है यहाँ 1 है। तो यहाँ पर एक बार राइट साइड में 1 है और एक बार राइट साइड में आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए वही डी बाई डी टी को हम अपना ऑपरेटर मानते हैं। तो ये हो जाएगा dx, ये हो जाएगा y इज इक्वल टू टी, और यहाँ हो जाएगा तो इससे हम सिंप्लीफाई कैसे कर रहे हैं, दूसरा जो इक्वेशन है वो जाएगा x dy इज इक्वल टू 1, x dy इज इक्वल टू 1। अब फिर से देखो यहाँ पर हमारे पास दो इक्वेशन है। चलो हम ऐसा करते हैं, इसको एलिमिनेट करना चाहते हैं x को एलिमिनेट करने के लिए क्या है कि पहली इक्वेशन में क्या, दूसरी इक्वेशन को अगर हम d से d ऑपरेट कर दें तो ये ऑपरेट करोगे dx हो जाएगा, यहाँ d स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा dx और ये d स्क्वायर वाई, तो ये जाएगा dx d स्क्वायर वाई। अब आपके पास इक्वेशन आ गई dx बराबर माइनस डी स्क्वायर वाई, तो उठा करके इसको यहाँ पर रख दो, तो आपको हो जाएगा dx बराबर माइनस डी स्क्वायर वाई, तो माइनस डी स्क्वायर वाई वाई इज इक्वल टू टी। ये आपके पास आ गई इक्वेशन, यहाँ से माइनस कॉमन ले लोगे, ये करके आपके पास माइनस टी आ जाएगी। ये हो गया। ये जो पीडीएफ है जिसको आप देख रहे हो, जिस पे मैं अनोटेशन कर रहा हूँ, ये पीडीएफ आपको ऐप से, आरजीएस क्लासेस ऐप से मिल जाएगा। फ्री मटेरियल के सेक्शन में आप जाइएगा, वहाँ पर फ्री स्टडी मटेरियल के सेक्शन में, उस सेक्शन में आपको ये पीडीएफ फाइल मिल जाएगी। तो आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। जब आप लेक्चर सुन रहे हों तो आप इस पीडीएफ को अपने साथ रखिएगा और देखिएगा कहाँ से आप, मतलब जहाँ कन्फ्यूजन हो वहाँ देख लीजिएगा। और मेरी सलाह ये रहेगी कि आप इसको खुद से सवाल जरूर करिए कैसे हम लोग कर रहे हैं। उसके बाद अब हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। ये वो इक्वेशन है जो कि हम नॉर्मली बनाना चाहते हैं। अब हम इसकी ये एक इनहोमोजीनियस इक्वेशन, चूँकि राइट साइड जीरो नहीं है, अब हम क्या करेंगे, इस इनहोमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन की एक ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे। से आपने यहाँ देखा है ऑक्सिलरी इक्वेशन आप बना रहे हो, एम स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो एम बराबर प्लस माइनस आई हो जाएगा। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या होगा, ये अगर आप देखो प्लस माइनस आई है, यानी कि अल्फ़ा प्लस माइनस आई बीटा से तुलना करोगे तो अल्फ़ा की वैल्यू 0 है और बीटा की वैल्यू 1 है, तो इसीलिए ये प्लस माइनस आई है, यानी कि 1 टाइम आई। तो अब आपके पास e की पावर अल्फ़ा चूँकि 0 है तो e की पावर 0 तो 1 हो जाएगा। कॉस बीटा टी होता है, बीटा इज़ 1, तो c1 cos 1 c2 sin t, तो c1 cos t c2 sin t आ जाएगा। अब हमारे पास पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना है, चूँकि राइट साइड 0 नहीं था, माइनस टी था, तो हमें यहाँ पर इनहोमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन वाली थ्योरी है, तो इसका सोल्यूशन जो होगा, कंप्लीट सोल्यूशन जो होगा, उसमें कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन भी होगा और पर्टिकुलर इंटीग्रल भी होगा, दोनों चीज़ें वहाँ पर होनी है। तो इसलिए आपने यहाँ पर पर्टिकुलर इंटीग्रल को भी निकालने का आपको एक आवश्यकता यहाँ पर पड़ेगी। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे निकालते हो, 1/1 प्लस टी स्क्वायर है, माइनस टी है, चूँकि यहाँ माइनस टी है। अब देखो यहाँ पर तरीका ये होता है कि टी तो एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और जो d है वो भी d बाई डी टी है, और जिसको ऑपरेट कर रहे हो वो भी t है। तो d बाई डी टी को t पे ऑपरेट करने का यहाँ पर सवाल हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसमें कोई फार्मूला नहीं लगेगा, नॉर्मल तरीके से हम रूल करेंगे। हम यहाँ पर 1/1 प्लस डी स्क्वायर जो है इसको लिखेंगे 1 प्लस
डी स्क्वायर की पावर -1, और बाइनोमियल थ्योरम से तो कहता है 1 प्लस एन एक्स एन एन माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2x स्क्वायर। इस तरह सीरीज हम एक्सपेंड करते हैं, उस हिसाब से हमने केवल दो टर्म रखे। तो 1 प्लस डी स्क्वायर की पावर -1 है, तो ये हो जाएगा 1 प्लस डी स्क्वायर की पावर -1 बराबर 1 माइनस डी स्क्वायर, जो ये n-1 तो मल्टीप्लाई होकर के माइनस डी स्क्वायर हो जाएगा। तो अब देखो यहाँ पर क्या होगा, जस्ट मोमेंट, यहाँ पर जब आप, खैर यहाँ पर आप देखोगे तो ये कहाँ गई, इसका माइनस तो हमने यहाँ लिख दिया। 1 प्लस डी स्क्वायर पावर -1 है, तो 1 माइनस यहाँ पर हो जाएगा। लेकिन सवाल दिक्कत ये होगी कि 1 प्लस डी स्क्वायर ऑपरेट हो रहा है टी के ऊपर, तो टी जैसे इसके ऑपरेट होगा टी आएगा, लेकिन जब डी स्क्वायर टी पे ऑपरेट करेगा, मतलब आप कर रहे हो डी टू टी बाई डी टी स्क्वायर, तो ये हमेशा जीरो आएगा। क्यों? क्योंकि जब टी है, एक बार डी बाई डी टी आएगा तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1। जब इसको हम फिर से डी बाई डी टी करेंगे तो ये हो जाएगा डी टू टी बाई डी टी स्क्वायर, यानी कि डी वन बाई डी टी, और कांस्टेंट का इंटीग्रेशन हमेशा, डिफरेंशिएशन हमेशा जीरो होता है, तो ये तो वैल्यू जीरो हो जाएगी। तो इस टर्म की वजह से कुछ भी नहीं आएगा, केवल आपने जो टी मल्टीप्लाई किया वो टी आएगा। तो आपके पास पर्टिकुलर इंटीग्रल कितना आया, -t। तो हमारा y बराबर कितना आ जाएगा, c1 cos t c2 cos t, जो कि इससे पहले हम लोगों ने कहाँ कैलकुलेट किया था, यहाँ कैलकुलेट किया था। ये देखो c1 cos t c2 cos t, और उसमें पर्टिकुलर इंटीग्रल जोड़ दोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। ये तो वैल्यू आई y की। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो इसके लिए क्या करो, देखो ये जो फार्मूला इक्वेशन नंबर 2, इसमें देखो x की वैल्यू निकालनी है, y की वैल्यू मालूम है, तो डिफरेंशिएशन कर दो, उसको फिर 1 से घटा दोगे। तो आपने क्या किया, ये c1 cos t c2 cos sin t माइनस टी है आपके पास, y की वैल्यू डी बाई डी टी ऑपरेट करेंगे और फिर देखेंगे कि वहाँ क्या एडजस्टमेंट हो सकता है। जैसे आप करोगे तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। इसको भी एक बार आप करके देखिएगा अपने हाथ से, क्रॉस चेक हो जाएगा आपके लिए और प्रैक्टिस भी हो जाएगी। अब हम जो क्वेश्चन करने वाले हैं वो थोड़ा सा लेंदी हो रहा होगा, लेकिन देखते हैं कैसे करते हैं। इसको भी आप अपने हाथ से ट्राई जरूर करिएगा। ये है डी एक्स बाई डी टी 3x प्लस 2y है, डी वाई बाई डी टी 5x प्लस 3 है। इसको भी हम डिफरेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, और इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 हमारे दो डिफरेंशियल फॉर्म हो जाएंगी। पहला हम टारगेट रखेंगे कि x को एलिमिनेट करें। x को एलिमिनेट करने के लिए पहली इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई किया, दूसरे को d-3 से मल्टीप्लाई किया। ये सारा प्रोसेस है जो मैंने ऊपर बताया है, इसको आप अपने हाथ से करके देखिएगा। ऐसा करने पर आप इक्वेशन नंबर 3 के पास आओगे, टी स्क्वायर माइनस 8t प्लस 5y इज इक्वल टू इक्वेशन नंबर 3। अब हम इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे। ये ऑक्सिलरी इक्वेशन बन गई। इसको हम सॉल्व करना चाहेंगे तो हमारे पास सॉल्व करते हुए जो तरीका होगा, जो आएगा फाइनली, वो होगा m बराबर 4 प्लस माइनस √11। ये रूट अल्फा प्लस माइनस आई बीटा जैसा नहीं, ये है अल्फा प्लस माइनस बीटा जैसा, षड रूट इसको कहते हैं। जब षड रूट होते हैं उनका फॉर्मूला क्या होता है, e की पावर अल्फा c1 कॉस हाइपरबोलिक बीटा x प्लस c2 साइन हाइपरबोलिक बीटा एक्स। तो हम षड रूट में हाइपरबोलिक टर्म यूज करते हैं। तो 4 प्लस माइनस √11 है, षड रूट है, तो y की वैल्यू हो जाएगी e की पावर अल्फा टी यानी कि 4t, c1 कॉस हाइपरबोलिक बीटा टी, c2 साइन हाइपरबोलिक बीटा टी। ठीक है, अब जब y की वैल्यू निकल आई तो ऐसा करो, इस इक्वेशन में रख दो, इस इक्वेशन के अंदर y की वैल्यू, तो डी बाई डी टी आपके पास हो जाएगा और ये पूरा हो गया। अब आपको बस खाली देख लो, यहाँ पे कुछ लंबा चौड़ा सा दिख रहा है, वो इसलिए चूंकि बहुत सारे टर्म यहाँ पर इन्वॉल्व है इसलिए दिख रहा है। आप सिंपली आराम से धैर्य के साथ डी बाई डी टी ऑपरेट करो, फर्स्ट फंक्शन सेकेंड फंक्शन मानते हुए। तो ये आप जब फर्स्ट फंक्शन करोगे, फिर जब सेकेंड फंक्शन करोगे, देन ये सारा कुछ रिलेशन आपके सामने आ जाएगा। तो ये आपके पास फाइनल आंसर निकल के यहाँ पर आ जाएगा। दिस इज ऑल अबाउट दिस होल कॉन्सेप्ट, और फिर अगले क्लास में हम लोग इसको देखेंगे और कुछ एग्जाम्पल करने होंगे हम इसके आगे, उसके लिए एग्जाम्पल होंगे। ओके, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।